नमस्कार दोस्तों, थ्री टीचर एजुकेशन की तरफ से मैं विनय यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, यह हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत का जो दूसरा मुख्य स्रोत है वह है पुरातात्विक स्रोत। दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत जो है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक अलिखित साक्ष्य और दूसरा लिखित साक्ष्य। दोस्तों, अलिखित साक्ष्य के अंतर्गत नैसर्गिक जीवाश्म आते हैं। दोस्तों, नैसर्गिक जीवाश्म का मतलब होता है प्राकृतिक जीवाश्म। ठीक है दोस्तों, और इसके अंतर्गत अगला है नर कंकाल यानी कि मानव का कंकाल, जो हमें खुदाई में प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कहीं पर उत्खनन किया गया और वहाँ पर कई साल पुराना मानव का कंकाल प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये वही है। और आगे है पशुओं एवं पादपों के जीवाश्म तथा मानवकृत भौतिक पुरावशेष, यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए तमाम प्रकार के स्मारक। और दोस्तों, लिखित साक्ष्य की अगर बात की जाए तो लिखित साक्ष्य में सर्वप्रथम अभिलेख है और दूसरा मुद्रा, मुहर या फिर जो है सिक्का। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है अलिखित साक्ष्य में आप सभी को समझने वाला कुछ नहीं है, ये सभी को पता होता है। तो दोस्तों, आज हम लिखित साक्ष्य की केवल बात करेंगे। लिखित साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेख, मुद्रा और सिक्कों का इतिहास वगैरह सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पे आते हैं अभिलेख। दोस्तों, अभिलेख की अगर बात की जाए तो अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं आदि पर उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी कि उकेरे जाते थे। दोस्तों, जो शिल्पकार लोग होते थे वो बड़े बड़े पाषाण खंडों, स्तंभों आदि पर अभिलेख में जो सामग्री उनको लिखनी होती थी उसे छेनी और हथौड़ी की मदद से जो है उकेर दिया करते थे। दोस्तों, यही अभिलेख कहलाता था। और दोस्तों, अगर बात की जाए सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है वो हड़प्पा कालीन अभिलेखों को माना जाता है। दोस्तों, जो हड़प्पा कालीन अभिलेख हैं वो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। दुर्भाग्यवश अभी तक इन अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि दोस्तों ये जो इनकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी कि चित्रों के द्वारा, भावों के द्वारा ये लोग जो है अपने विचारों को व्यक्त किया करते थे, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है दोस्तों, और अगर बात की जाए सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जिन्हें पढ़ा जा सका है तो वो हैं अशोक के लेख। ठीक है दोस्तों, अब अशोक के अभिलेख जो हैं ये सबसे प्राचीनतम अभिलेखों में से एक हैं और इन्हें पढ़ा जा सका है। आप कह सकते हो कि सबसे पुराने अभिलेख कौन से हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है, तो वो हैं अशोक के लेख। ठीक है दोस्तों, और किसने इन अभिलेखों को पढ़ा था, तो वो था एक अंग्रेज था, जेम्स प्रिंसेप नाम का। ठीक है दोस्तों, इसी ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, और अगर बात की जाए प्रमुख अभिलेखों की, तो प्रमुख अभिलेखों के अंतर्गत हाथी गुम्फा अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, नासिक गुहा लेख, जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख इत्यादि दोस्तों आते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इन अभिलेखों के बारे में, तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये कलिंग का राजा था खारवेल, उस राजा का ये अभिलेख है, जो कि उसी के बारे में, उसके शासनकाल के बारे में, उसके वंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, और अगला जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, यह अभिलेख गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त का अभिलेख है और इसमें उसके और उसके वंश के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों, नासिक गुहा लेख की अगर बात करें तो एक सातवाहन वंश था, आपको पता होगा। सातवाहन वंश के शासक थे एक सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं की रानी थी नागनिका, उसी ने इसे उत्कीर्ण करवाया था एक गुहा में, यानी एक गुफा में उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो यह सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमें नासिक गुहा लेख से मिलती है। अगला है जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों, जो जूनागढ़ अभिलेख है यह एक शक शासक हुआ करते थे रुद्रदामन। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इस अभिलेख को
उत्कीर्ण करवाया था। तो यह अभिलेख उन्हीं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों अगला है ऐहोल अभिलेख। दोस्तों ऐहोल अभिलेख जो है यह चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है और इससे चालुक्य वंश के बारे में बहुत ही अहम जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्राचीन भारतीय अभिलेखों की प्रमुख लिपि। दोस्तों जो प्राचीन भारतीय अभिलेख थे उनकी क्या क्या लिपियां थीं? तो उनकी जो प्राचीन भारतीय अभिलेख है अधिकतर जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेख पाए गए हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए अशोक के अभिलेखों की लिपि की, तो अशोक की जो अभिलेखों की लिपि है वह ब्राह्मी में भी उसके अभिलेख पाए गए हैं और खरोष्ठी में भी पाए गए हैं तथा आर्मेयिक में भी पाए गए हैं। ब्राह्मी लिपि में सर्वाधिक अभिलेख पाए गए हैं और खरोष्ठी और आर्मेयिक में भी पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे है स्मारक। स्मारक क्या है? तो दोस्तों स्मारक के अंतर्गत मंदिर, स्तूप, गुहाएं यानी कि गुफाएं, विहार, मूर्तियां, स्तंभ और तोरण चित्र आते हैं। ठीक है दोस्तों, और स्मारक जो है इनसे हमें राजनीतिक इतिहास कम बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास अत्यधिक जो है पता चलता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्मारक हैं वो उनकी उत्कृष्ट नागरिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और सैंधव सभ्यता से मिले मातृदेवी, शिव और योगी पशुपति की मूर्ति यह सूचित करती है कि सैंधव सभ्यता में मातृ पूजा और शिव पूजा भी प्रचलित थी। और मौर्य वंशीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ यानी कि आज का जो पटना है वहाँ से जो एक राजप्रासाद प्राप्त हुआ है वो लकड़ी का बना हुआ था, काष्ठ का बना हुआ था, जिससे पता चलता है कि प्राचीन समय में काष्ठ का प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता था। और दोस्तों अशोक के स्तंभों पर एक चमकदार पॉलिश पाई गई है। अशोक के ही स्तंभों पर ही नहीं बल्कि पूरे मौर्य वंशीय शासकों के शासनकाल में जितने भी स्तंभ निर्मित किए गए उनमें एक चमकदार पॉलिश होती थी। और दोस्तों इससे पता चलता है कि मौर्य वंश में उत्कृष्ट कला थी, कला की उत्कृष्टता थी और इन स्तंभों को बनाने में पाषाण का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया गया है। आगे बात करते हैं मुद्राओं के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि कुछ मदद उनको भी मिल सके, मेरी यही उम्मीद रहती है दोस्तों। और दोस्तों लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो इतना आप हमारे लिए कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं मुद्राओं के बारे में। दोस्तों मुद्राएं जो हैं इनसे भारत का 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक का जितना भी इतिहास है वो प्रमुखतः मुद्राओं पर ही निर्भर है। ठीक है दोस्तों, भारत में मुद्राओं का प्रचलन 8वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच आरंभ हुआ था और भारत की प्राचीनतम मुद्राएं जो हैं उन्हें आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आहत सिक्के। और दोस्तों मुद्राएं जो होती हैं वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती हैं। आइए देखते हैं राजनीतिक दृष्टि से मुद्राएं क्या क्या सूचनाएं हमें प्रदान करती हैं। दोस्तों जैसे कि मुद्राओं पर राजा का नाम लिखा होना, वंश का नाम लिखा होना, विरुद्ध यानी कि उनकी उपाधि का अंकित होना और राज चिन्ह, तिथि और धर्म चिन्ह आदि का अंकित होना हमें यह सूचित करता है कि राजा का क्या नाम था, उसका वंश वृक्ष क्या था और उसने कौन कौन सी उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों, इन सभी के बारे में हमें पता चलता है और इससे जो है उनके शासनकाल और वंश वृक्ष के साथ साथ धार्मिक विचारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों मुद्राओं से राज्य की संपन्नता पर भी प्रकाश पड़ता है। दोस्तों मुद्राओं के आधार पर हमें संपन्नता का पता कैसे चलता है कि क्या स्थिति थी उस समय, राजा की आर्थिक स्थिति क्या थी, वह जो है गरीब था या फिर अमीर था। तो जो मुद्राएं होती हैं अगर वो हीन धातु की होती हैं तो या फिर मुद्राओं में मिक्सचर करके जो बना दी जाती हैं, 2-3 धातुएं मिला करके, सस्ती धातुओं को मिला करके मुद्राएं बनाई जाती हैं, तो
राज्य की गरीबी को दर्शाती हैं मुद्राएं। और अगर मुद्राएं शुद्ध सोने की या फिर चांदी सोने की बनाई जाती हैं तो दोस्तों राज्य में जो है संपन्नता है यह हमें पता चलता है। ठीक है। और जो मुद्राएं होती हैं उनसे व्यक्तिगत जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। व्यक्तिगत जानकारी कौन कौन सी मुद्रा ऐसी प्राप्त हुई हैं जिनसे व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त हुई है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त जो कि गुप्त वंशीय शासक थे, इनकी जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो वीणा अंकित मुद्राएं हैं। यानी कि ये मुद्राएं हमें बताती हैं कि ये दोनों शासक जो थे ये संगीत प्रेमी थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। दोस्तों मुद्राएं जो हैं हमें साम्राज्य विस्तार और व्यापार के बारे में भी सूचित करती हैं। ऐसा कैसे? तो दोस्तों साम्राज्य विस्तार के बारे में हमें ऐसे पता चलता है कि जिस शासक की मुद्राएं जितने क्षेत्र तक प्राप्त होंगी वह शासक उसका जो है प्रभाव वहाँ तक रहा होगा, ऐसा माना जाता है। और व्यापार का पता हमें ऐसे चलता है कि दोस्तों एक राज्य की मुद्रा दूसरे राज्य में कब जाती है? जाहिर सी बात है व्यापार के माध्यम से जाती है। तो हमें पता चलता है कि किस राज्य का कहाँ तक जो है किस राज्य से व्यापार हुआ करता था। और दोस्तों एक लास्ट पॉइंट मुद्राओं के बारे में यह है कि वीरता और पराक्रम को भी दर्शाती हैं मुद्राएं। मुद्राएं जो होती हैं वो राजा कितना वीर है, कितना पराक्रमी है, इन सभी के बारे में हमें सूचित करती हैं। ऐसी एक मुद्रा दोस्तों प्राप्त हुई है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। यह भी एक गुप्त वंशीय शासक थे और समुद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, इनकी एक मुद्रा मिली है सिंह निहंता प्रकार की मुद्रा, जिसमें कि इनको एक शेर को मारते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि राजा एक वीर योद्धा रहा होगा, तभी ऐसी मुद्रा का प्रचलन हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए 3 टीचर एजुकेशन। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।